हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली जो लाइब्रेरी की वैकेंसी उसका प्रिपरेशन करने स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे उसे मैं सॉल्व करवा रहा था। तो चलते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, आपको बताना है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूडीसी स्कीम एम्ब्रेस्ड इंग्लिश थर्ड एडिशन सिंबल इक्वल इन टेबल ऑफ ऑक्सिलरीज इंडिकेट्स। यहाँ जो इक्वल सिंबल है वो किसे इंडिकेट करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ लैंग्वेज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो यूडीसी के विकास से संबंध नहीं है। आपको बताना है वो कौन कौन से व्यक्ति जो यूडीसी के विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सी, एस आर रंगनाथन और एच ई ब्लीस जो है वो यूडीसी के विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और सी। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या कह रहा है। एस आर रंगनाथन और एच ई ब्लीस ये व्यक्ति यूडीसी के विकास से संबंध नहीं है, जबकि पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन के द्वारा 1905 में यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का निर्माण किया गया। नोट में आपको याद रखना है कि एस आर रंगनाथन के द्वारा कॉलोन क्लासिफिकेशन की 1933 में प्रकाशित हुआ और एच ई ब्लिस के द्वारा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 में विकसित किया गया था। तो इसका आंसर आप ध्यान रखिए कि उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो यूडीसी के विकास से संबंधित नहीं है। तो कौन कौन नहीं है? तो एस आर रंगनाथन और एच ई ब्लिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और सी सही है। इसके ऑप्शंस उसी तरह से आपको दिए हुए कि ए और सी सही है, या ए बी सही है, सी डी सही है, ए डी सही है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डीडीसी में कोई एक क्रमांक जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं है किंतु उसे विषय शीर्षक के उदाहरण के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसे हम लोग हुक क्रमांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हुक क्रमांक कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए। डीडीसी में कोई एक क्रमांक जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं किंतु उसे विषय शीर्षक के उदाहरण के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हुक क्रमांक कहा जाता है। ग्रंथांक जो बुक नंबर है क्या कहलाता है? बुक नंबर कॉल नंबर के भाग है, साथ ही संग्रह संख्या और वर्ग संख्या भी। पुस्तक नंबर अंत में आते हैं और उसी विषय के बारे में पुस्तकों की व्यवस्था करते हैं ताकि उन्हें सेल्फ पर उपयोगी आदेश और संग्रह में एक अद्वितीय स्थान दिया जा सके। यदि उपयोग किया जाता है तो संग्रह संख्या एक पुस्तकालय या पुस्तकालय प्रणाली के भीतर एक प्रमुख समूहन को इंगित करता है, जैसे कि संदर्भ के लिए REF या किशोर संग्रह के लिए JI एक पुस्तक की क्लास नंबर बताती है कि वह किस बारे में है। लेकिन कई पुस्तकें एक ही चीज़ के बारे में हो सकती है और एक ही क्लास नंबर साझा कर सकती है। बुक नंबर एक ही क्लास नंबर वाली प्रत्येक पुस्तक के लिए अलग अलग है और पूर्ण कॉल नंबर को पूरी तरह से व्यक्तिगत बना देगा। एक जिस तरह अलग अलग वर्गीकरण योजनाएं अलग अलग वर्ग संख्याओं की ओर ले जाती है, उसी प्रकार अलग अलग पुस्तक संख्या प्रणाली असंगत पुस्तक संख्याओं की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि व्हाट डिनोट सी इन द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ ए बुक नंबर अकॉर्डिंग टू कॉलम क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको बताना है द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब के निम्न परिसूत्र में सी क्या प्रदर्शित करता है। आपको ये बताना है कि इसमें से सी का क्या अर्थ है। तो सी यहाँ पे जो वो प्रति संख्या को बताएगा। क्या बताएगा? सी यहाँ पे कॉपी नंबर को बताएगा। किसे बताएगा? कॉपी नंबर को। ऑप्शन में क्या क्या था? वर्ग संख्या, प्रति संख्या, संग्रहण संख्या या पुस्तक आलोचना। किसे बताएगा? सी। तो सी यहाँ पे प्रति संख्या को बताएगा, कॉपी नंबर को बताएगा। कॉलम क्लासिफिकेशन के अनुसार एक किताब के निम्न परिसूत्र में एल जो है लैंग्वेज नंबर को बताएगा, एफ फॉर्म नंबर को बताएगा, वाई ईयर को बताएगा, ए एसेशन पार्ट ऑफ ईयर नंबर को बताएगा, वी वॉल्यूम नंबर को बताएगा, एस सप्लीमेंट को बताएगा, सी कॉपी नंबर को बताएगा और EVN जो है वो इवैल्यूएशन नंबर को बताएगा। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1933 में। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वर्गीकृत सूची संहिता के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को किस रूप में लिखा जाएगा? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ लिखा जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वर्गीकृत सूची संहिता के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को किस रूप में लिखा जाएगा? तो इसे हम लोग दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ लिखा जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन क्या आप समझिए। वर्गीकृत सूची संहिता CCC के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को कैटलॉग बनाते समय इसे दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डैश के रूप में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि AACR2 सबसे पहले किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1978 में। AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स द्वितीय का प्रकाशन दिसंबर 1973 में माइकल गॉरेन और पॉल W विंकलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? माइकल गॉरेन और पॉल W विंकलर के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस सूची को क्या कहा जाता है जिससे पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे हम लोग शब्दकोशीय सूची कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसे क्या कहते हैं? शब्दकोशीय सूची। डिस्क्रिप्शन देखिए, शब्दकोशीय सूची में पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस कोड के अनुसार लेखक की जन्मतिथि को गोल ब्रैकेट द्वारा संलग्न किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी CCC के अनुसार। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में लेखक की जन्म तिथि को गोल ब्रैकेट द्वारा संलग्न किया जाता है, इससे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है AACR2 कोड के अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उससे हम लोग सेमी कॉलन के द्वारा दिखाते हैं। AACR2 कोड के अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो सेमी कॉलन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स द्वितीय के अनुसार पुस्तक के आकार के भौतिक विवरण क्षेत्र में सेमी कॉलन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वह प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और अतिरिक्त प्रविष्टियां दस्तावेज के बारे में समान जानकारी ले जाती है, उसे किस प्रणाली के रूप में जाना जाता है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकक पत्रक कहते हैं। उसे हम लोग यूनिट कार्ड प्रणाली के रूप में जाना जाता है। डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? यूनिट कार्ड क्या है? तो वह प्रणाली जिसमें और अतिरिक्त प्रविष्टियां दस्तावेज के बारे में समान जानकारी होती है, उसे यूनिट कार्ड कहते हैं, एकक पत्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैटलॉग कार्ड का प्रमाणिक आकार क्या है? तो इसका प्रमाणिक आकार 12.5:7.5 सेंटीमीटर है सेकेंड है। आधुनिक पुस्तकालय की सूची में प्राय इस भौतिक स्वास्थ्य का प्रादुर्भाव फ्रांस में राज्य क्रांति के पश्चात 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ। इसके आविष्कार का श्रेय फ्रांसीसी पुस्तकालय अध्यक्षों को है। विश्व के समस्त आधुनिक पुस्तकालयों में सूची का यह स्वरूप अपनी अद्भुत कार्यशीलता एवं सूची की हमेशा अद्वितीयता के कारण सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रचलित है। इस सूची में 5/3 या 12.5:7.5 का सुदृढ़ पत्रक होता है, जिसमें नीचे की ओर बीचों बीच एक छेद होता है। यह पत्रक प्रविष्टि बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक कार्ड पर केवल एक ही प्रविष्टि बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रृंखला पद्धति के योजक चिन्ह डैश को प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? तो यह मिथ्या कड़ी को प्रदर्शित करते हैं। डॉक्टर रंगनाथन की अवमानना है कि प्रत्येक पुस्तक का वर्गांक विभिन्न कड़ियों में बद्ध श्रृंखला है तथा वर्गांक से विषय शब्द प्रविष्टियों के निर्माण के लिए प्रत्येक कड़ी को विश्लेषित किया जाता है। इसके अनुसार कड़ियां प्रमुखतः निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी कड़ियां? तो फर्स्ट है आपका मिथ्या कड़ी, जिसमें लोग फॉल्स लिंक कहते हैं। यह वह कड़ी है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिनकी समासची इस प्रकार होती है। योजक चिन्ह से दशा संबंध का प्रतिनिधित्व वाले अंक, अंतरामुख संबंध वाले अंक, अंतरा पंक्ति दशा संबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले अंक, काल, पक्ष या एकल। आवांछित कड़ी क्या है? तो वह कड़ी जो किसी वर्ग संख्या के पक्ष के एकल केंद्र के किसी भाग के साथ समाप्त होती है। वांछित कड़ी क्या है? तो वह कड़ी जो मिथ्या अथवा अवांछित न हो, वरन जिसके माध्यम से पाठक द्वारा पाठ्य सामग्री खोजने की पूर्ण संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साधारणतया पुस्तकालय सूची है। पुस्तकालय सूची क्या है? तो साधारणतया पुस्तकालय सूची जो है एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पुस्तकालय सूची क्या है? तो एक पुस्तकालयों की पुस्तकों की सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वावन वर्ण सूची शब्दकोश सूची में सम्मिलित की जाती है। किसे सम्मिलित की जाती है? तो इसमें वर्णानुक्रम में सभी प्रकार की प्रविष्टियां को सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। शब्दकोश सूची में वर्णानुक्रम के सभी प्रकार की प्रविष्टियां सम्मिलित की जाती है। डिस्क्रिप्शन क्या है कि शब्दकोश कैटलॉग से तात्पर्य है जिसमें सभी प्रविष्टियां, लेखक, शीर्षक, विषय, श्रृंखला आदि और उनके रिलेटिव्स को एक साथ एक समान वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाता है। एक शब्दकोश सूची में प्रविष्टियों के 4 अलग अलग समूह होते हैं। पहले समूह में लेखक और सहयोगी, जिसमें संपादक, अनुवादक, टिप्पणीकार आदि। दूसरे समूह में शीर्षक से बनता है। तीसरा समूह विषय प्रविष्टियां से बना है और चौथे समूह में क्रॉस रेफरेंस एंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सूची का पुस्तक स्वरूप जो है वो आंतरिक स्वरूप नहीं है। डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? कैटलॉग के 3 प्रकार के आंतरिक रूप निम्न है। पहला है लेखक सूची, दूसरा है आख्या सूची और तीसरा है वर्गीकृत सूची। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है, तो सूची का पुस्तक स्वरूप जो है वो आंतरिक स्वरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि GMD को AACR2 में निरूपित करता है। कौन निरूपित करता है, आपको ये बताना है। जैसे जनरल मटेरियल डेसिग्नेशन GMD को AACR2 में निरूपित कौन करता है? तो जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? OPAC का पूर्ण रूप क्या है? ओपेक का पूर्ण रूप क्या है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ओपेक
जो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग लाइब्रेरी या लाइब्रेरी के समूह द्वारा रखी गई सामग्रियों का एक ऑनलाइन डेटाबेस होता है। उपयोगकर्ता पुस्तकालय में पुस्तकालय सूची में खोज करते हैं और पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्रियों का पता लगाने के लिए सरल भाषा में यह कार्ड कैटलॉग का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पुस्तक प्रसूचीकरण के लिए ऑनलाइन टूल्स की पहचान करें। इसमें ऑनलाइन टूल्स कौन कौन से आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, और इसमें क्या कह दिया, ऑप्शन फर्स्ट में आपका लाइब्रेरी थिंग, ये एक ऑनलाइन टूल्स है, और दूसरा है गुडरीड्स, ये भी एक ऑनलाइन टूल्स है। स्कूप और रेडिट ये दोनों ऑनलाइन टूल्स नहीं है। तो पर जो प्रसूचीकरण दिए हुए उसमें से ऑनलाइन टूल्स कौन कौन से, तो लाइब्रेरी थिंग और गुडरीड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही है। ए और बी क्या, ऑप्शन नंबर ए में। पुस्तकालय प्रसूचीकरण के लिए ऑनलाइन टूल्स निम्न है, पहला है गुडरीड्स, सेकेंड है लाइब्रेरी थिंग, और थर्ड है आपका सेल्फरी। प्रत्येक आपको अपनी पुस्तकों को ऑनलाइन सूचीबद्ध करने और अन्य पाठकों के साथ बातचीट करने की अनुमति देता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ दो ही दिए हुए थे, लाइब्रेरी थिंग और गुडरीड्स, यहाँ पे ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, AACR 2 के अनुसार निम्नलिखित पुस्तक के लिए मुख्य प्रविष्टि हेतु अभिगम बिंदु के लिए किस पर विचार किया जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, बिल्डिंग्स में, एल्सवर्थ एल्फ ई में, कापलान लुइस में, और ऑन जनरल में। ऑप्शन नंबर बी एल्सवर्थ एल्फ ई पर विचार किया जाएगा। AACR 2 के अनुसार निम्नलिखित पुस्तक के लिए मुख्य प्रविष्टि हेतु अभिगम बिंदु के लिए किस पर विचार किया जाएगा, तो एल्सवर्थ एल्फ ई पर विचार किया जाएगा। इसके आप समझिए ध्यान से, AACR 2 के अनुसार पुस्तक के लिए मुख्य प्रविष्टि हेतु अभिगम बिंदु के लिए लेखक अर्थात एल्सवर्थ राल्फ ई पर विचार किया जाएगा। यदि किसी भी बुक के टाइटल के साथ ऑथर दिया है तो उसे बुक की मेन एंट्री सदैव लेखक के नाम से ही बनाई जाती है। यदि लेखक नहीं दिया है तो दूसरा वरीयता टाइटल की होती है, अर्थात टाइटल के नाम से मेन एंट्री को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, श्रृंखलित अनुक्रमणी विधि में ऐसा लिंक जो किसी विषय को निश्चित नाम से प्रदर्शित नहीं करता है किंतु संबंध को इंगित करने वाले संयोजन, संकेत अथवा अंक को निरूपित करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे मिसिंग लिंक उसे गलत लिंक कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, फॉल्स लिंक कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। श्रृंखलित अनुक्रमणी विधि में ऐसा लिंक जो किसी विषय को निश्चित नाम से प्रदर्शित नहीं करता है किंतु संबंध को इंगित करने वाले संयोजन, संकेत अथवा अंक को निरूपित करता है, उसे गलत लिंक कहा जाता है। साउट लिंक जो किसी विषय को निश्चित नाम से प्रदर्शित करता है। अनसाउट लिंक वह लिंक होता है जो साउट लिंक के प्रकारों तथा स्वरूप को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लाइब्रेरी थिंग क्या है, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑनलाइन सूचीकरण सेवा है। और लाइब्रेरी थिंग क्या है, यह एक ऑनलाइन सूचीकरण सेवा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। लाइब्रेरी थिंग एक ऑनलाइन सूचीकरण सेवा है। लाइब्रेरी थिंग का विकास टीम स्पेल्डिंग एंड वेंट लाइव के द्वारा 29 अगस्त 2005 में की गई थी। यह विभिन्न प्रकार के सोशल कैटलॉगिंग वेबसाइट के रूप में कार्य करते हैं। किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो टीम स्पेल्डिंग एंड वेंट लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RDA पर यूके के समिति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ क्या है, फर्स्ट, और सेकेंड जो यहाँ पे इसका सही होगा स्लिप, जो CILIP जो स्लिप है, और सेकेंड में द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ये दोनों का समर्थन दिया गया था। RDA पर यूके समिति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थन दिया गया, तो स्लिप के द्वारा और द ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा समर्थन दिया गया था। यानी यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे क्या है, इसका सही जवाब होगा फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन दो बार दे चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों में दिया हुआ, इसलिए ए एंड डी आप कोई भी मार सकते हैं। RDA पर यूके समिति को स्लिप कैरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, याद रखिएगा स्लिप का फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, द ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा समर्थन दिया गया। OCLC क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1967 में को हुआ। इसको पहले ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में जानते थे। इसका मुख्यालय डबलिन ओहियो अमेरिका में अवस्थित है। OCLC और इसके सदस्य पुस्तकालयों ने सरकारी रूप से वर्ल्ड कैट का उत्पादन और रखरखाव किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। OCLC के उत्पादन निम्न है, वर्ल्ड कैट है, फर्स्ट सर्च है, डिविड डेसिमल क्लासिफिकेशन है, टिप्सा है, VDX है, वेब जंक्शन है, वाइज है, वर्ल्ड शेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि AACR के विभिन्न संस्करणों के प्रकाशन वर्ष पहचानिए। नीचे दिए गए विकल्प में से आपको बताना है कि AACR के विभिन्न संस्करणों के प्रकाशन वर्ष को आपको
AACR के विभिन्न संस्करणों के प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सबसे पहला था इसका 1967 में प्रकाशन हुआ, फिर 1978 में हुआ, फिर जाकर 1988 में हुआ। यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी सबसे पहले AACR को 1967 में, फिर 1978 में, फिर 1988 में प्रकाशित किया गया था। AACR के विभिन्न संस्करणों के प्रकाशन वर्ष कुछ इस प्रकार है। 1967 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स फर्स्ट आया था, 1978 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड आया था, और 1988 में AACR सेकंड रिवाइज एडिशन आया था। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स AACR एवं अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी कैटलॉगिंग मानक थे। 1967 में पहली बार प्रकाशित और C. सुमेनर स्पेल्डिंग द्वारा संपादित हुआ। माइकल गॉर्मन और पॉल W. विंकलर द्वारा संपादित एक दूसरा संस्करण AACR2 1978 में जारी किया गया था, जिसके बाद 1988 और 1998 में प्रदर्शित हुई। AACR2R तथा 2005 में सभी अपडेट बंद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यूके कमेटी ऑन RDA के क्या उद्देश्य है, आपको ये बताना है इसका उद्देश्य क्या क्या है। तो इसके उद्देश्य फर्स्ट में क्या दिया है, तृतीय देशों में RDA के संबंध में पुस्तकालय एवं विज्ञान व्यवसाय के समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जी हाँ, यूके कमेटी के जो ऑन RDA है वो क्या करता है, तो वो तृतीय देशों में RDA के संबंध में पुस्तकालय एवं विज्ञान व्यवसाय के समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, पहला सही है। सेकंड में कह रहा है कि यह RDA के विकास कार्यक्रम, रखरखाव एवं नियंत्रण में योगदान देता है, तो हाँ ये भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना कि RDA यूरोपीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों को यूके के समुदाय के बारे में RDA से संबंधित नियंत्रण, विकास एवं रखरखाव के सभी पक्षों के संबंध में जानकारी दी जाती है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे नहीं होगा। फोर्थ में क्या कह रहा है कि यूके में RDA के क्रियान्वयन और विकास का समर्थन करना, हाँ तो फोर्थ ये सही है कि जो यूके की कमेटी है, तो यदि आपसे पूछा गया कि यूके की कमेटी NRDA के क्या क्या उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्या होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड इसमें नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स द्वितीय का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1978 में। AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का प्रकाशन 1967 में हुआ था। इसके प्रकाशन AACR जो है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का प्रकाशन 1967 में हुआ। इसके प्रकाशन में मुख्यतः ALA, LC, BLA ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन एवं कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रमुख योगदान रहा। AACR का द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1978 में हुआ, जो AACR2 के नाम से हुआ, तथा AACRR जो रिवाइज्ड फॉर्म था, एडिशन था, वो 1988 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सूची में जिनमें कुछ प्रविष्टियां संख्या में एवं कुछ प्रविष्टियां शब्द में हो, ऐसी सूची को SR रंगनाथन के CCC कोड के अनुसार क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो ऐसी सूची को हम लोग वर्गीकृत सूची कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, वर्गीकृत सूची कहते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, CCC क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड इसका फुल फॉर्म है, कि संरचना डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा की गई। इसका प्रथम संस्करण 1934 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया। दूसरा संस्करण 1938 में सूचीकरण के उपसूत्र के साथ प्रकाशित हुआ था। दूसरे संस्करण में ही क्लास नंबर से क्लास इंडेक्स एंट्री के निर्माण हेतु चेन प्रोसीडर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तीसरा संस्करण 1958 में प्रकाशित हुआ, जिसमें यूनियन कैटलॉग तथा सामयिक प्रकाशन के नियमों को सम्मिलित किया गया। चतुर्थ संस्करण 1955 में, जिसमें नेशनल बायोग्राफी निर्मित करने में आवश्यक नियमों का समावेश किया गया। पांचवा संस्करण 1964 में 19 भागों में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार क्लासिफाइड कैटलॉग से तात्पर्य ऐसी सूची है जिसमें कुछ संलेख नंबर एंट्री तथा कुछ संलेख वर्ड एंट्री होते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग एक द्विभागीय सूची है, जिसमें क्लासिफाइड पार्ट फर्स्ट है और सेकेंड पार्ट इसका अल्फाबेटिकल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेक का पूर्ण रूप क्या है, आपको ये बताना है कि ओपेक का पूर्ण रूप क्या है। जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो है वो ओपेक का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है AACR2 में एक व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्न अनुसार होगी, किसके अनुसार होगी, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निगमित निकाय के अनुसार। AACR2 में एक व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि जो है वो निगमित निकाय के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी, निगमित निकाय के अनुसार। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स द्वितीय में व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निगमित निकाय से होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है, किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेन एंट्री, मुख्य प्रविष्टि से। किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं हम जो है वो मुख्य प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे। किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं मुख्य प्रविष्टि से प्राप्त होती है। मुख्य प्रविष्टि एक पुस्तक का पूरा कैटलॉग रिकॉर्ड है। इसमें अन्य सभी शीर्षकों को अनुरेखन भी शामिल होते हैं, जिसके तरह रिकॉर्ड को कैटलॉग में प्रस्तुत किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स में प्रयुक्त बीटी प्रतीक क्या दर्शाता है। तो बीटी प्रतीक जो है वो ब्रॉडर टर्म को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रॉडर टर्म को। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने थिसोरस को खजाना या ज्ञान के भंडारगृह जैसे शब्दकोश, विश्वकोश आदि के रूप में परिभाषित किया है। थिसॉरस शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न शब्द है, जिसका अभिप्राय शब्दों का भंडार, कोष अथवा संग्रह होता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार शब्द थिसॉरस का प्राचीनतम प्रयोग 1565 में आख्या थिसॉरस लिगुआ रोमने एट ब्रिटानिका से जाना गया। थिसॉरस में संबंधों को प्रकट करने हेतु ये चिन्ह लगभग आम मानक रूप ले चुके हैं, जिनके प्रयोग से अभिप्राय निम्न है। SN यानी स्कोप नोट्स, यूज जो देखे संदर्भ के समानार्थक है, UF यूज फॉर जो यूज का व्युत्क्रम है, और BT जो है ब्रॉडर टर्म को पदानुक्रम द्वारा दर्शाया